वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एमडीकेट के सिलेबस में भी इंक्लूड है। वैसे सिलेबस में ये टॉपिक इंक्लूडेड है, एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ इंक्लूडेड है। और अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं बुक में, तो आप लोग को ये फर्स्ट ईयर में मिलेगा। बुक में फर्स्ट ईयर में है, एमडीकेट के सिलेबस में कहाँ पे इंक्लूडेड है, तो सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में ये इंक्लूडेड है। वहाँ पे इंक्लूड होने का रीजन ये है कि बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड लेंथ कोवेलेंट रेडियाई, उसके साथ जो है एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, उसके साथ जो है रिलेटेड टॉपिक है। तो इस वजह से उनके बाद ही ये टॉपिक इंक्लूड हो चुका है सिलेबस में। तो आइए सीखते हैं बॉन्ड लेंथ क्या है, इसका यूनिट, इसको मेजर कैसे करेंगे, और इसके साथ जो है चंद इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है वो आप लोग के लिए इंक्लूडेड हो गए हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या चीज है। द डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ लेंथ है फासला, मतलब कि ये डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो कौन से दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लेंथ कहते हैं। अब बॉन्ड लेंथ क्या है, तो बॉन्ड मतलब एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड। मतलब जब दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए और उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो कोवेलेंट रेडियाई मेंशन करना, और बॉन्डेड लिख लो, अटैच्ड लिख लो, अल्फाज आप चेंज कर भी सकते, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है हाइड्रोजन का, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, तो ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच में जो न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और आप लोग उस टॉपिक में पढ़ चुके थे कोवेलेंट रेडियाई में कि बॉन्ड लेंथ कोवेलेंट बॉन्ड के हाफ को, जब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए दो एटम के बीच में, उसका जो हाफ है उसको हम कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। तो आसान है, मुश्किल नहीं है। नोट ये याद रख ले कि वी कैन नॉट मेजर एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ। एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ को आप या जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज सेकेंड ईयर में ना, जब आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आप लोग को फिर पता चले कि यस हम जो है इसको डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते या एग्जैक्ट हम नहीं मेजर कर सकते। उसका रीजन मैं यहाँ लिख भी चुका हूँ। दिस इज बिकॉज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज एंड डिक्रीज कॉन्स्टेंटली। इस जो फॉर एग्जांपल एक एटम है दूसरा एटम है, तो इनके बीच में ये डिस्टेंस ये कभी कम होगा कभी जो है बढ़ेगा। ऐसे जो है ये मुसलसल जो है बॉन्ड इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आता रहता है। तो याद रखो कि चूंकि इंक्रीज और डिक्रीज बॉन्ड लेंथ में पॉसिबल है, मुसलसल जो है वाइब्रेशन के फॉर्म में होता है। बॉन्ड मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जितने भी पार्टिकल है वो मुसलसल वाइब्रेशन के फॉर्म में होते हैं या वो मुसलसल मोशन के फॉर्म में होते हैं। रोटेटरी मोशन करते हैं, ट्रांसलेटरी, वो सारे किस्म के मोशन करते हैं। तो ये लेंथ जो है ये बढ़ भी सकता है नॉर्मल से, और ये कम भी हो सकते हैं। कभी ओवरलैपिंग जो है ये बढ़ेगा, कभी जो है वो ओवरलैपिंग कम होगा। तो ये इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा कभी, और कभी जो है बॉन्ड लेंथ वो कम होगा। तो एग्जैक्ट हम नहीं मेजर कर सकते, बल्कि हम एवरेज मेजर करेंगे। मतलब जो वो हाईएस्ट जब मैक्सिमम डिस्टेंस आए और जो मिनिमम डिस्टेंस उसका हाफ जो है वो दोनों जो है ऐड करो, उसका फिर एवरेज ले लो, तो आपका बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट हो जाता है। इंक्रीज और डिक्रीज आ जाता है। इंक्रीज को हम एक्सपेंशन कहते हैं और डिक्रीज को हम कंप्रेशन कहते हैं। और इन दोनों केस को हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, बेंडिंग और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, जब आप लोग सेकंड ईयर में आएंगे इंशाल्लाह तो आप लोग तब ये पॉइंट वहां पे कंप्लीटली सीखेंगे। यहाँ पे ये आप लोग के लिए सिर्फ याद रखो कि इंक्रीज डिग्री, इंक्रीज को एक्सपेंशन, डिक्रीज को कंप्रेशन कहते हैं। ओवरऑल दोनों को हम कि इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हम इसको कहते हैं। अब अगर हम मेजर करना चाहे तो हम क्या करेंगे? हम एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन। अगेन बता रहा हूं, एक्सरे डाइफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन या स्पेक्ट्रल स्टडी। ये तीन जो है आपके पास टूल, इंस्ट्रूमेंट या टेक्निक मौजूद है जिसे आप मेजर कर सकते हैं, या कभी कभी इनका हम कॉम्बिनेशन भी ले लेते हैं, इनको कंबाइन करके भी जो है मतलब दो टेक्निक जो है कभी मिलाकर भी हम उसे बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं। तो आप लोगों ने भूलना नहीं, एमसीक्यूज में अगर आ जाए तीनों आ गए तो ऑल ऑफ दीज करो। अगर ये और ये आया तो लिख लो कि यस ए एन बी है,
अगर ए एन सी आया, आप लोग तो इसको ये वेरिएबल ये चेंज हो, सिर्फ मे बी ये वाला गिवन हो ये वाले नहीं हो, तो आप लोगों ने तीनों जो है याद रखने हैं कि तीनों, या हम इसका कभी कभी कॉम्बिनेशन भी ले लेते हैं, सही है। यूनिट इसका क्या है, तो याद रखो लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है या किलोमीटर है, लेकिन ये तो इंतहाई कम डिस्टेंस है ना, बहुत ज्यादा कम है। तो जब बहुत ज्यादा कम है तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो हम एंगस्ट्रम इस्तेमाल करते हैं। हम जो स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है, एंगस्ट्रम है। नैनोमीटर भी यूज कर सकते हैं और पिकोमीटर भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आया सबसे ज्यादा तो ये यूजेबल यूनिट है, याद रख लो, हमेशा आपको यही मिलेगा। लेकिन अगर नैनो और पिकोमीटर आए तो भी हो सकते हैं। अब 1 एंगस्ट्रम जो है कितने का इक्वल है, जब वो 1 एंगस्ट्रम बराबर है 1 × 10⁻⁻10 का इक्वल है। 1 एंगस्ट्रम बराबर है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। मतलब जब मीटर को मैं 10⁻10 हिस्सों में डिवाइड कर लूं तो उसके एक हिस्से को हम 1 एंगस्ट्रम कहते हैं। 1 नैनोमीटर जब मीटर को 10⁻⁹ में डिवाइड कर तो एक हिस्से को 1 नैनोमीटर। पिकोमीटर जब 10⁻12 हिस्सों में डिवाइड करें उसके 1 हिस्से को 1 पिकोमीटर नाम देंगे। तो आप लोगों ने इसको भूलना नहीं है। अब 1 एंगस्ट्रम कितने का इक्वल है वो तो फिर फिजिक्स का काम है, यहाँ का है भी नहीं। अगर 1 एंगस्ट्रम आपसे पूछेंगे कितने सेंटीमीटर का, तो 10⁻⁻10 जो है उस मीटर का इक्वल है। सेंटीमीटर में अगर पूछेंगे तो सेंचुरी 10⁻2, तो मतलब कि यहाँ से मैं 2 - 10 को 1 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर का इक्वल है। फिर मीटर में पूछेंगे तो ये है, फिजिक्स का काम है, वो यहाँ का है भी नहीं। नियरली 0.01 का तकरीबन ऑलमोस्ट हर एटम का अगर हम देखेंगे तो तकरीबन इतने का जो है आप लोग के पास आ जाता है। ये ऐसे कॉमन जो है टर्म यूज हुआ है। बॉन्ड लेंथ टेल। अच्छा, अब इंपॉर्टेंस इसका फायदा क्या है अगर पेपर में लिखना चाहते हैं तो बॉन्ड लेंथ आपको बताएगा, टेल अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, आपको बताएगा कि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। मतलब अगर लेंथ ज्यादा हुआ, एटम दूर दूर हो गए, उसको जुदा करना आसान है, और अगर एटम करीब करीब आ गए, डिस्टेंस कम हुआ, तो फिर क्या होगा, बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, मतलब उसको जुदा करना मुश्किल होगा। तो लेंथ का स्ट्रेंथ के साथ इन्वर्स, अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगा, और अगर लेंथ कम करेंगे तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो हमें स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा। तो आप लोग को ये पॉइंट याद होना चाहिए, एमसीक्यूज में भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ इज ऑफन इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। ये पॉइंट जो है हाई लेवल के बुक पे आप लोगों को मिलेगा, जिस तरह डॉक्टर जफर इकबाल उसका बुक है ना, उसमें आप लोगों को ये पॉइंट मिलेगा कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये अक्सर ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब डिपेंड नहीं करता नेचर ऑफ मॉलिक्यूल का। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, मतलब कि अगर कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड है तो वो ऑर्गेनिक में है या इनऑर्गेनिक में है, उसका लेंथ तकरीबन सेम आएगा। यही पॉइंट इन्होंने बता दिया है। बुक किसका है, मोहम्मद जफर इकबाल, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका बुक है। तो उसमें आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। ये वैसे इंटर लेवल पे नहीं है, एमसीक्यूज के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट रिसर्च मैंने इंक्लूड कर दिया है कि ये इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल या लेटेस्ट, मतलब कि लेटेस्ट या मॉलिक्यूल के नेचर पे एमसीक्यूज में आप लोग से पूछ सकते हैं, चांसेस इसके भी है। तो फॉर एग्जांपल कार्बन का कार्बन के साथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, याद रखो वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम है। ये 1.54 ये ईथेन में भी है, ईथेन में C2H6 है। तो मतलब कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड जो है वो ईथेन में भी है ये, और डायमंड भी सिर्फ उसमें कार्बन होते हैं ना, कार्बन कार्बन कार्बन, तो डायमंड में भी सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो वहां पे भी बॉन्ड लेंथ तकरीबन 1.5। तो ये इस पॉइंट का ये एग्जांपल मैंने ले लिया कि आप डायमंड को देखो, ईथेन को देखो, बिल्कुल दोनों अलग अलग नेचर के हैं, लेकिन बॉन्डिंग दोनों जगह पे दो, चूंकि कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है दोनों में, तो लिंक दोनों में सेम आता है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोवेलेंट रेडियस इज अवेलेटेड, मतलब ये जो कोवेलेंट रेडियस है ना, मैंने बता दिया कि जो हाफ डिस्टेंस है, ये हाफ इसको हम कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। तो ये अक्सर एडिटिव है। एडिटिव का मतलब है कि अगर कार्बन है और कार्बन है, तो कार्बन का जो एटॉमिक रेडियस है वो कितना है, 0.77 है, तकरीबन 0.77। अब दूसरे कार्बन का देखेंगे तो उसका भी 0.77 है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाता है कितना, 1.54 आ जाता है। तो ये अक्सर एडिटिव इन नेचर है। एडिटिव मतलब आप इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन कब, जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ
वो पॉइंट जब पोलर हो तो फिर क्या होगा वो पॉइंट में। लेकिन अभी कि अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर सेम सेम किस्म के एटम अटैच है एक दूसरे के साथ, तो कोवेलेंट रेडियस जो है वो एडिटिव इन नेचर है। फॉर एग्जांपल कार्बन का जो कार्बन का वो क्या है 0.77 उसका एंगस्ट्रॉम, ये इसका कोवेलेंट रेडियस है। अगर मैं इसको ऐड करूंगा दूसरे कार्बन का भी ले लो 0.77, तो ऐड करो 7 + 7 4 आया 1 कैरी, 7 7 और 1 तो 1 और 5 1.54 एंगस्ट्रॉम आया। तो ये एडिटिव इन नेचर है। क्लोरीन का है 0.99, दूसरे क्लोरीन का भी ले लो आपके पास आ जाएगा 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो कोवेलेंट रेडियस है या जो वो है ये एडिटिव इन नेचर। जब आप इसको ऐड कर सकते हो कब तक, जब तक मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर हो तो तब आप इसको ऐड कर सकते हैं, सिंपली कोई मसला नहीं बनेगा। फैक्टर इफेक्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर के लिए भी और एमसीक्यूज के लिए भी। पेपर में अगर आ जाए तो आप लोगों ने शॉर्ट में आया, लॉन्ग में शॉर्ट में आता है वैसे, तो आप लोगों ने ये दोनों पॉइंट मेंशन करने होंगे। बॉन्ड लेंथ जो है इस पे कौन कौन से फैक्टर बॉन्ड लेंथ पे असरअंदाज हो सकते हैं, तो बॉन्ड लेंथ पे दो फैक्टर असरअंदाज होते हैं। वैसे है काफी सारे, वो आप लोग के बुक में सिर्फ 2 पॉइंट जो है वो मेंशन हो चुके हैं। तो वो कौन कौन से है? पहला पॉइंट जो मेंशन है वो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का आपस में इन दोनों के बीच में रिलेशन इनवर्स है। मतलब कि अगर बॉन्ड ऑर्डर आप उनको इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर को आप कम करेंगे तो आपका बॉन्ड लेंथ, रिलेशन भी आपसे पूछ सकते हैं और कि कौन सा फैक्टर जो है आपके बॉन्ड लेंथ को असरअंदाज करेगा, तो ये वाला फैक्टर भी है और दूसरा फैक्टर पोलैरिटी। तो ये दोनों फैक्टर आपके बुक में मेंशन है, आप इसको फिर पेपर में अगर आ जाए तुम कर सकते हैं कि ये दोनों फैक्टर बॉन्ड के लेंथ को कम या बढ़ा सकते हैं। देखो कैसे बॉन्ड लेंथ आप लोगों ने प्रॉपर लिखना होगा अगर पेपर में आ जाए कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज विद इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, ये रिलेशन लिख देंगे। और एग्जांपल कार्बन के साथ जो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और कार्बन का तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर हम डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में है कि द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय n, मतलब जब एक एलिमेंट जो है एक एटम ने दूसरे एटम के साथ जितने बॉन्ड्स बनाए हो उसको हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, फ्रैक्शन में भी सम टाइम जो है वो आ जाता है। तो क्या होगा, कार्बन ने कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, कितने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। जब 3 है तो यहाँ पे डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है 1.19 है, कार्बन कार्बन के बीच में लेंथ। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, 3 था 2 था और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे फिर लेंथ चूंकि हम कहते हैं कि रिलेशन इनवर्स है तो ये लेंथ आपका बढ़ जाएगा 1.34 है या इस तरह राउंड अबाउट। और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड तो वो इक्वल है 1.54 का, तो ऊपर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू है, नीचे जो है बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है, तो रिलेशन इन दोनों का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। मतलब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा है और एक कमजोर सा पाई बॉन्ड भी है, और यहाँ पे वही सिग्मा बॉन्ड है लेकिन उसके साथ 2 पाई बॉन्ड्स आ गए हैं। तो 2 पाई, एक पाई, तो एक पाई के बाद फिर 2 पाई हो गए, तो असर तो लाजमी आएगा नहीं, तो असर जो है वो उसका होगा, जब असर होगा तो आपके पास रेडियस जो है वो कम होगा। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड था 1.5, एक सिग्मा है और एक पाई है तो 1, ये डिफरेंस 0.20 आया है। अब यहाँ पे एक सिग्मा है और 2 पाई है तो पाई का फिर वो तो 1.19 है, इतना डिडक्शन जो है वो फिर नहीं आया है। तो आप लोगों ने जो है इन चीजों को क्या करना है, नोट करना है, आपके एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी आते हैं, आप लोग इससे शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछेंगे। वी कैन एक्सप्लेन इट, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पॉइंट को। आप लोग को पता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है और sp3 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे भी। sp हाइब्रिडाइजेशन जब इस कैरेक्टर बढ़ाएंगे, एस कैरेक्टर्स जब बढ़ाएंगे, यहाँ पे 50% एस कैरेक्टर्स है, कितने हैं 50% एस कैरेक्टर्स है, 50% एस कैरेक्टर्स है, यहाँ पे कितने हैं 75 है या इस तरह 67 है और यहाँ पे 25 है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया 25 है और 33% है, यहाँ पे 33.33 और यहाँ पे कितने हैं 50% है। तो जब एस कैरेक्टर बढ़ाएंगे या हाइब्रिडाइजेशन जो है sp है, sp2 है और sp3 है,
अगर एस कैरेक्टर बढ़ाएंगे तो लेंथ जो है वो आपका डिक्रीज होगा। वो डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज जो है वो कम होता है, तो इस वजह से। तो आप लोगों ने वो पॉइंट दिमाग में बिठाना है कि एस कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है। नंबर दूसरा है पोलैरिटी। अगर बॉन्ड पोलर हुआ तो लेंथ आपके पास कम होगा, और अगर बॉन्ड नॉन पोलर हुआ तो लेंथ आपके पास ज्यादा होगा। ये पॉइंट आप लोगों को नोट कर ले। सिंटेक्स बुक पुराने एडिशन मेरे पास है, तो उसमें ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप लोग कह सकते हैं कि गलत है, कि इन्होंने थोड़ा बताया तो है पोलैरिटी पे असर है, लेकिन उन्होंने फिर क्लियरली मेंशन किया नहीं है ये पॉइंट। मैं एग्जांपल के साथ क्लियर कर रहा हूं। देयर विल बी अ ग्रेटर डिफरेंस इन द कैलकुलेटेड एंड हाइपोथेटिकल। अगर देखो, सबसे पहले तो ये याद रखो कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है इसका बॉन्ड लेंथ के साथ क्या है, इनवर्स। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ाएंगे तो आपका बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या कम होगा, ज्यादा, उसमें डिडक्शन ज्यादा आएगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज्यादा हो तो कम डिडक्शन, और अगर डिफरेंस कम आ जाए आपके पास, मतलब वो एग्जांपल मैंने दिया है, तो आपका बॉन्ड लेंथ में डिडक्शन जो है वो फिर कम आएगा। तो आप लोगों ने ये पॉइंट जो है दिमाग में बिठाना है। देयर विल बी ग्रेटर डिफरेंस इन कैलकुलेटेड एंड हाइपोथेटिकल, मतलब जो वैल्यू जो, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बेटा 1.19 है या 1.34 है, 1. ये वाला एग्जांपल आप लोग देख लो। कार्बन का 0.77 है और दूसरे का भी 0.77 है, तो ये मेरे पास हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल वैल्यू है। थ्योरेटिकल मतलब मैंने अपने जो मेरे पास डेटा मौजूद था मैंने वहां से कैलकुलेट कर दिया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है। और जब मैं एक्स-रे डायफ्रैक्शन से कैलकुलेट करूं, जो वैल्यू आ रही है उसको हम एक्चुअल वैल्यू नाम देंगे। तो इस एक्चुअल वैल्यू और हाइपोथेटिकल वैल्यू में डिफरेंस कब ज्यादा होगा, जब वो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो। एग्जांपल देख लो, अगर यहाँ पे आप लोग का कोई कंफ्यूजन हो, का हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड है, हाइड्रोजन का Cl के साथ, हाइड्रोजन का Br के साथ बॉन्ड है, और हाइड्रोजन का आयोडीन के साथ जो है वो बॉन्ड है, आयोडीन के साथ बॉन्ड है। तो देखो ये तो आप लोग 9 में कैलकुलेट कर चुके थे कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, फ्लोरीन की F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, तो 4 माइनस 1.9 मेरे पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। कहाँ पे, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और 4 है, माइनस करो तो 1.9 डिफरेंस आ रहा है। HCl, क्लोरीन की 3 है वैल्यू, हाइड्रोजन की वही 2.1 है, 0.9 आएगा। ब्रोमीन की वैल्यू 2.8 है और 2.1 तो 0.7। आयोडीन की 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, माइनस करो तो ये वाला डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा कम है, और भी कम है, और डिफरेंस जो है वो और भी कम है। तो मैंने बता दिया कि जब डिफरेंस बढ़ाएंगे तो हाइपोथेटिकल और कैलकुलेटेड और एक्चुअल वैल्यू के बीच में डिफरेंस जो है वो वहां पे डिविएशन भी ज्यादा होगा। तो यही पॉइंट मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने वाला हूं, मतलब विद एग्जांपल। हाइड्रोजन HF की हाइपोथेटिकल मतलब कि कैलकुलेटेड वैल्यू वो कितनी है, वो 1.04 है, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू मतलब कि जब हमने डायफ्रैक्शन कर लिया तो हमारे पास वैल्यू ये वाली बन गई 1.04 और 0.92। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.12 डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। HCl, अब यहाँ पे डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है वो 0.9 है, ये हमारे पास हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है। जब इससे इसको माइनस करेंगे तो 0.04, तो देखो 0.12 था, 0.04 डिफरेंस कम आया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी वो कम है। और यहाँ पे देखो HBr, तो डिफरेंस जो है वो क्या है, वो 0.7 है, तो ये डिफरेंस जो है 0.05 आया। और अगर आप लोग यहाँ देखेंगे डिफरेंस 0.4 है, तो ये वैल्यू 0.04। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिविएशन है, तो वो डिविएशन अगर आप लोग देखेंगे ना बॉन्ड एनर्जी, या वहां पे आप लोग जाएंगे ना HF, वहां पे रिपल्जन जो है वो ज्यादा है, वो जो है मुश्किल से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो वो वहां पे अगर वो आप लोग वो रीजन देखेंगे तो आप लोग का ये वाला पॉइंट कि यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू, यहाँ पे ये डिविएशन जो है ये क्यों है। तो आप लोग याद रखिए कि अगर डिफरेंस बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी डिफरेंस ज्यादा आएगा, मतलब कि एक्चुअल और हाइपोथेटिकल दोनों में डिफरेंस जो है वो ज्यादा आएगा। और अगर इस डिफरेंस को कम करेंगे तो डिफरेंस भी हमारे पास जो है वो क्या होगा, वो कम आएगा। तो आप लोग को ये पॉइंट याद होना चाहिए।
और दूसरी बात ये कि पोलैरिटी अगर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, और अगर पोलैरिटी कम करेंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा उसमें है कंफ्यूजिंग, और ये अगर आप लोग इंक्लूड नहीं करेंगे ना एक पेपर में, ये पेपर का हिस्सा है ही नहीं। अब इसलिए मैं सिर्फ समझाने के लिए किया है कि अगर डिफरेंस हम बढ़ाएंगे तो आप लोग के पास यहाँ पे ये डिविएशन ज्यादा आएगा, यहाँ ज्यादा डिविएशन है। जब डिफरेंस हमने कम कर दिया तो कम डिविएशन है, सही है। तो आप लोग को ये पॉइंट अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रेंड्स पेपर में तो है नहीं, मतलब बुक में इंक्लूडेड नहीं है, एमकेट में आपसे पूछ सकते हैं। देखो एलोंग द पीरियड जाते हैं तो रेडियस कम होता है, रेडियस डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम आएंगे तो रेडियस बढ़ता है। तो सेम ट्रेंड यहाँ पे भी है। अगर एलोंग द बॉन्ड लेंथ डिक्रीज इन द पीरियड, अगर हम एलोंग द पीरियड जाएंगे लेंथ आपके पास बॉन्ड का वो कम आएगा। और देखो सिलिकॉन का फ्लोरीन के साथ, सिलिकॉन ऐसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। अब सिलिकॉन इसके साथ भी बॉन्डेड है, इसके साथ भी सिलिकॉन है और इसके साथ भी सिलिकॉन ही है। देखो जब यहाँ भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, तो फिर सिलिकॉन का जो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है वो ज्यादा बॉन्ड लेंथ ग्रेटर है, क्योंकि इसका साइज ग्रेटर है। सिलिकॉन तो सिलिकॉन ही है, वो तो कांस्टेंट है। ऑक्सीजन का साइज थोड़ा सा छोटा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। फ्लोरीन का साइज और भी छोटा है तो बॉन्ड लेंथ मजीद कम होगा। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। ऑर्डर भी आप लोग इसे पूछेंगे तो ये कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। या विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट बॉन्ड लेंथ, या विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो 4 एमसीक्यूज आपके सिर्फ यहाँ से, किसका सबसे ज्यादा है, किसका सबसे कम है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 4 एमसीक्यूज आपके बना ले आप लोग प्रॉपर, ताकि फिर कोई मसला ना हो। बाद में आप लोग इसको सिर्फ रीड कर लेंगे। तो अभी इस वजह से बता, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज इन ग्रुप, अगर हम डाउनवर्ड जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ आपका, अच्छा एक पॉइंट कि यहाँ पे वो डिफरेंस यहाँ पे कम आएगा, यहाँ पे डिफरेंस और भी कम है, यहाँ डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो वो डिविएशन यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे कम डिविएशन और यहाँ पे और भी कम डिविएशन, जो ये वाले मैंने आप लोग को बता दिया। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज अगर हम ग्रुप में नीचे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास बढ़ेगा। यहाँ पे एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, सिलिकॉन फ्लोरीन सबसे टॉप पे है, उसके बाद Cl है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है। अगर सिलिकॉन का इसके साथ बॉन्ड है, फिर इसके साथ सिलिकॉन का बॉन्ड है, फिर इसके साथ है और फिर इसके साथ है, तो यहाँ पे लेंथ सबसे कम होगा, फिर ज्यादा और भी ज्यादा और सबसे ज्यादा। अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस बढ़ता है, तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। एमसीक्यूज के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट बॉन्ड लेंथ, किसका सबसे ज्यादा है या किसका सबसे कम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिक्रीजिंग। तो आप लोग को ये यहाँ पे कोई एग्जांपल मैं दे चुका हूँ। और अगर आप लोग सेकंड ईयर में जाएंगे ना, सम टाइम जो है इस तरह गिवन होगा कि ये इस तरह गिवन होगा 1.65, और सम टाइम आपको ये ऐसे मिलेगा 155, 2.10 और 215। तो देखो अगर ये यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर पॉइंट आया तो ये एंगस्ट्रम में है, अगर यहाँ पे ये आया 201 तो फिर पिकोमीटर में हो। तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये जो वैल्यूज है ना, ये पिकोमीटर में है। अगर आपसे पूछेंगे उसमें तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको फिर कन्वर्ट करना है 1 पिकोमीटर या सेंटीमीटर में। ये वैल्यू जो है मतलब इसमें पॉइंट जो है फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा। अगर यहाँ पे लाएंगे तो पॉइंट इसमें वेरिएबल है, मतलब यहाँ पॉइंट लगाया था मैंने। अगर इसको पिकोमीटर या सेंटीमीटर में करेंगे तो फिर ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये पॉइंट भी आप लोग को क्लियर होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इज डिक्रीज इन फिनोल। अच्छा याद रखो एक पॉइंट जो है एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, बुक में तो दूर दूर तक इसके कोई चांसेस भी नहीं है, लेकिन आपके एमकेट में आ सकते हैं कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, ये इज लेस इन फिनोल एज कंपेयर टू अल्कोहल। मतलब देखो C2H5 और OH ये अल्कोहल है, दूसरा है C6H5 और OH फिनोल। यहाँ पे जो लेंथ है ना ये कम होगा एज कंपेयर टू दिस। कभी कभी तो हम टेक करते हैं कि बोथ का सेम है, बोथ का सेम नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये कवर होना चाहिए कि फिनोल का जो बॉन्ड लेंथ है ना वो अल्कोहल के बॉन्ड लेंथ से, मतलब फिनोल में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन। उसका एक बैलेंस ये कि फिनोल में कम है
अल्कोहल में ज्यादा है। तो एक पॉइंट तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए। दूसरा ये कि क्यों ऐसा क्यों है, तो इसका रीजन ये है कि जो फिनोल है ना वहां पे, और जो अल्कोहल है सिंगल बॉन्ड इसमें भी है और फिनोल में भी सिंगल बॉन्ड है। तो अब क्यों, तो यहाँ पे रेजोनेंस फेनोमेना, रेजोनेंस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, मतलब कि कार्बन के चांसेस है, ऑक्सीजन के चांसेस है कि वो कार्बन को एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ले, या इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इंडक्शन होता है। तो इंडक्शन की वजह से जो है आपका फिनोल में जो है वो कम होंगे, बॉन्ड लेंथ कम होता है कार्बन ऑक्सीजन का, जबकि अल्कोहल में वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और जो है रीजन, तो रीजन जो है आप लोग का कौन सा होना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट है या रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से जो है वो इस तरह होता है। एमसीक्यूज है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, मतलब नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन बॉन्ड इसमें भी मौजूद है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब किस में ज्यादा होगा या किस में आप लोग लिख ले कि किस में सबसे कम है, मैंने लॉन्गेस्ट लिखा है, या सबसे ज्यादा ग्रेटर, आप लोग स्मॉलर लिख लो। एमसीक्यूज को चेंज करो, लाजमी नहीं है कि ग्रेटर ही आ जाए। तो देखो पहला ऑप्शन है कि नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ बनाया है ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो मिनिमम विल बी बॉन्ड लेंथ। अगर यहाँ आप देखेंगे नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ बनाया है डबल बॉन्ड, और इस साइड पे एक फ्लोरीन अटैच है और एक फ्लोरीन जो है वो इस साइड पे अटैच है, तो यहाँ डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर आप यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन के साथ, और एक यहाँ पे भी सिंपल सी बात, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ही है। अगर आप यहाँ देखेंगे जिस तरह C2H4 है E3, और वो E3 में तो है डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये हाइड्राजीन है। हाइड्राजीन में अगर आप लोग को वो याद हो, इसमें है नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन यहाँ अटैच और दो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये वाला आ जाएगा। अगर शॉर्टेस्ट का पूछेंगे, शॉर्टेस्ट आपका ये वाला आ जाता है। तो तभी बता रहा हूँ कि आप लोग ना वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आसान एमसीक्यू जो आप लोग गलत कर बैठेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस अगर ना हो तो ये एमसीक्यू सबसे मुश्किल आप लोग को फिर लगेंगे। एमसीक्यू नंबर अगला, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज लॉन्गर देन दिस, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो 1.54 से ज्यादा आएगा। अब कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन 1.5 नॉर्मल से ज्यादा होगा, कहां पे होगा, तो याद रखो एक ईथेन है, ईथेन में तो हमने बता दिया कि 1.54 ही है, वहां पे तो नहीं है मसला, वहां पे कोई नहीं है, मतलब बॉन्ड 1.54 ही है। दूसरा है E3, तो E3 का तो आप लोगों ने पढ़ लिया 1.34 है। अगला है मिथाइल साइनाइड या सयानो जो है ये मिथाइल के साथ CN है, तो ये भी सिंगल बॉन्ड है, कोई जो है मसला नहीं यहाँ पे, ये भी नॉर्मल ही रहेगा। जब जो यहाँ पे है ना CC, हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्लोरीन ज्यादा है, या जो है स्टेरिक है क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग और वंडरवाल रिपल्जन, रिपल्जन भी देखो अगर आप लोग देखेंगे कार्बन कार्बन, यहाँ पे एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl और Cl Cl Cl, तो यहाँ पे भी रिपल्जन पॉसिबल है, यहाँ पे भी Cl Cl Cl। और हाइड्रोजन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज जो है ग्रेटर है, यहाँ पे 6 क्लोरीन अटैच है, 6 क्लोरीन है, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 6 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज जो है काफी बड़ा है हाइड्रोजन से। तो देखो हाइड्रोक्लोरीन के ग्रेटर साइज की वजह से, या क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रिपल्जन ज्यादा, तो यहाँ पे आपका जो बॉन्ड लेंथ है ना C के साथ बॉन्ड जो है वो 1.54 से ग्रेटर आएगा, वो इतना वो सेम नहीं आएगा। तो ये पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए। यहाँ रिपल्जन ज्यादा है, तो ज्यादा रिपल्जन की वजह से आपका लेंथ जो है वो 1.54 नहीं होगा बल्कि उससे ज्यादा आएगा। अगले एमसीक्यू है, अच्छा रीजन आपसे अगर पूछेंगे कि इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो नॉर्मल से ज्यादा है, तो रीजन अगर पूछेंगे तो स्टेरिक क्राउडिंग, और या अगला लिख लो कि वंडरवाल रिपल्जन, वंडरवाल रिपल्जन की वजह से जो है वो भी हो सकता है। क्लोरीन है सेम एटम्स है, रिपल्जन कर सकते हैं, तो वो भी आप लोग रीजन में। BF3 मायर वैल्यू इज, जो BF3 है ना उसकी मायर जो वैल्यू कैलकुलेट हो गई है वो है 1.30,
बट हाइपोथेटिकल वैल्यू इज 1.54 या एग्जैक्टली ये तो मुझे नहीं कंफर्म, लेकिन मतलब इससे ये वैल्यू, अब वो हाइपोथेटिकल वैल्यू वो ग्रेटर है उससे, उसका रीजन जो है वो क्या है, वाई। ये जो वैल्यू हम मेजर करते हैं वो इतनी है, जबकि कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इतनी है, ये क्यों है? तो आप लोगों ने रीजन देना है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से है। BF3 देखो ये इस तरह है, फ्लोरीन और तीसरा भी फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन अटैच है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, दूसरा है स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन, बोरॉन के छोटे साइज की वजह से है। स्टीरिक रिपल्जन ऑफ बिटवीन फ्लोरीन, मतलब कि फ्लोरीन फ्लोरीन ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग, तो आप लोग का ना ये वाला रेजोनेंस वाला अगर आप लोग एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, जिस तरह मैंने बता दिया कि जफर इकबाल का बुक अगर आप लोग उठाएंगे तो आप लोग को ये जो रेजोनेंस वाला फिनोमिना है ना, ये वाला आप लोग वहां पे पढ़ेंगे। वहां पे एक एग्जांपल है SiF4 का एग्जांपल है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, वो आ चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोग को बता भी दूंगा। काफी दफा जो है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस या उन बुक्स के एमसीक्यू जो है जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड वो आ चुके हैं। तो आप लोग इस वजह से कोशिश करें कि थोड़े से इधर उधर जो है सर्च किया करें कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, वरना आप लोग का ना उस टाइम आपके 2 मिनट लगेंगे, लेकिन वहां पे अगर एमसीक्यूज गलत कर दिए तो आप लोग काफी पीछे रह जाएंगे। तो आप लोग कोशिश कर ले थोड़ा सर्च कर लिया करें। तो याद रखो, स्टेरिक रिपल्जन काज नहीं है, स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन भी नहीं है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन वो भी नहीं है। देखो यहाँ पे बोरॉन में ना एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, मतलब कि वैलेंस शेल ऑफ बोरॉन में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 और भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या कर लेंगे, ये फ्लोरीन इसको क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर लेंगे, या ये जो है इसके साथ डबल बॉन्डिंग जो है बनाने के चांसेस है, या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर लेंगे। तो जब डोनेट करेंगे तो बॉन्ड जो है सिंगल से डबल बन जाता है। अब आप लोग को ये पहले से पता है, हाइब्रिडाइजेशन जब वो sp से sp2 करेंगे या sp3 से sp हाइब्रिडाइजेशन आपने कर लिया तो आपका एस कैरेक्टर आपके बढ़ गए तो आपका लेंथ डिक्रीज होगा। तो एस कैरेक्टर के बेस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के बेस पे भी आपका ये वाला जो है करेक्ट रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग की वजह से, मतलब कि इसके साथ बैक बॉन्डिंग होता है जिसकी वजह से ये आता है। टॉपिक जो है इसको आप लोग बार बार सुन ले, काफी सारे ऐसे पॉइंट मैंने इंक्लूड कर लिए जो कि काफी सारे लोगों ने एक्सप्लेन भी नहीं किया है और पेपर में आते हैं। हम टॉपिक को, बास टॉपिक को हम आसान समझकर उसको जो है आसान ले लेते हैं, मतलब उसका प्रैक्टिस नहीं करते, सिंपल सी बात। तो वहां पे हम ज्यादा गलतियां कर लेते हैं। मजीद भी अगर आप लोग के कोई क्वेश्चन हुए तो लाजमी पूछ ले। अल्लाह हाफिज।